एक राज्य था रामपुर। राजा की असहाय मृत्यु और राजकुमार के छोटे होने से रानी को ही राजा बनना पड़ा। वह पूरे राज्य को अकेली ही संभालती। राज्य में सभी लोग उसके न्याय से बहुत खुश थे। उसने 17 वर्ष राज्य को बहुत बखूबी संभाला। पड़ोसी राज्य भी उसके नाम से खौफ खाते थे। रानी तलवारबाजी में भी बहुत तेज थी। उसके दांवपेच भी कोई भी समझ नहीं पाता। धीरे धीरे रानी की उम्र बढ़ने लगी। उसे हमेशा चिंता लगी रहती थी कि राजकुमार जल्द से जल्द वह राज्य संभाल ले। इसी चिंता में उसने अपने राजगुरु को महल में बुलवाया। गुरुजी, मुझे एक चिंता खाई जा रही है। वह क्या महारानी, मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है। तो आप अपनी विद्या का प्रयोग करके बताएं कि किस राजकुमार को राजा बनाया जाए। महारानी, आपके तीनों बेटों में से। गुरुजी, मेरे 2 बेटे हैं। यह तीसरा बार बार कहाँ से आ जाता है? पता नहीं महारानी, इस राज्य की कुंडली 3 राजकुमारों पर संकेत करती है। आप 2 राजकुमारों के बारे में बताएं। महारानी, दोनों में से किसी के पास राजा बनने की कोई क्षमता नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ महारानी, मैं ठीक बोल रहा हूँ। इतना बोलकर राजगुरु वहां से चले जाते हैं। इधर महारानी सोच में पड़ जाती है और फिर वह अपनी दासी को बुलाती है। दासी, रात को मैं तुम्हारे साथ दासियों के वेश में राजकुमार को देखने चलूंगी। पर महारानी, आपको वेश बदलने की क्या ज़रूरत है? जितना बोला जाए उतना करो। ज़्यादा सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब आधी रात हुई तो रानी साधारण कपड़ों में दासी के साथ छोटे राजकुमार के महल की ओर जाती है। महल पहुंचकर खिड़की के पीछे छुपकर वह देखती है कि छोटे राजकुमार तपस्या में लीन है। यह तपस्या क्यों कर रहा है? इसे क्या साधु बनना है? बातें भी तो साधु महात्मा की तरह करता है। फिर वे लोग वहां से निकलकर बड़े राजकुमार की महल की ओर जाते हैं। तभी वह देखती है कि बड़े राजकुमार सभी से छिपकर गांव की ओर जा रहे हैं। यह कहाँ जा रहा है? महारानी, मधुशाला जा रहे हैं। बड़े राजकुमार को शराब पीने की लत है। जब से आपने महल में मधुशाला बंद किया है, तब से वे गांव की ओर एक मधुशाला में शराब पीने के लिए जाते हैं। देखती है कि बड़े राजकुमार मधुशाला में बैठकर शराब पी रहे हैं और नशे में मेज पे चढ़कर नाच रहे हैं। महारानी, क्या आप बड़े राजकुमार को राजा बनाना चाहती हैं? तुम्हारा क्या विचार है? आप इन्हें एक नचनिया बना दो। देखो किस तरह नाच रहे हैं। दासी, मुंह संभाल के बोलो। भूलो मत कि यह एक राजकुमार है। आजकल तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। क्षमा महारानी। फिर वे दोनों महल की ओर जाने लगते हैं। महारानी चलते चलते अचानक रुक गई। क्या हुआ महारानी, आप रुक क्यों गई? बहुत दिनों बाद इन खुली हवाओं में घूमने का मौका मिला है। चलो राज्य में घूमते हैं। इतने अंधेरे में? मेरी दासी होकर इतना डरती हो? चलो आगे चलते हैं। फिर वे दोनों उस नगर में घूमने लगते हैं और एक पेड़ के नीचे रुककर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। कितना अच्छा लग रहा है महारानी। चुप, एकदम चुप। महारानी कुछ सुनने का प्रयास कर रही थी। उसे तलवार चलाने की आवाज़ आ रही थी। वे लोग उस ओर जाने लगते हैं जिस ओर से यह आवाज़ आ रही थी। तभी वे लोग देखते हैं कि एक युवक मैदान में तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा है। महारानी छुपकर उस लड़के को देखने लगी। महारानी को बर्दाश्त नहीं हुआ और पास में पड़े तलवार को उठाकर उस युवक के सामने खड़ी हो गई। कौन है आप? एक स्त्री के हाथ में तलवार? क्या तुम जानते नहीं इस राज्य की महारानी को? वह भी एक स्त्री है। वह युवक महारानी की बात सुनकर हंसने लगता है। चलो मेरे साथ मुकाबला करो। मैं एक स्त्री पर प्रहार नहीं करता। साफ साफ बोलो, एक स्त्री से तुम डर गए। चलो तुम्हारा भ्रम मैं अभी दूर कर देता हूँ। फिर वे दोनों तलवारबाजी शुरू कर देते हैं और रानी उस युवक पर भारी पड़ती है। वह युवक महारानी की तलवारबाजी देखकर हैरान हो जाता है। फिर महारानी ने इतनी जोर से प्रहार किया कि उस युवक के हाथ से वह तलवार छूटकर नीचे गिर गई।
रानी ने फिर हंसकर अपनी तलवार धरती पर गाड़ दी और वहां से चली गई। रास्ते में जाते वक्त दासी महारानी से कहती है, महारानी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। कोई भी युवक तलवारबाजी में आपके सामने टिक नहीं सकता। उस युवक का मुंह तो देखने लायक था। उसे तो पता भी नहीं वह किसके साथ तलवारबाजी कर रहा था। पर मानना पड़ेगा उसे, उसकी तलवारबाजी ने भी मुझे असमंजस में डाल दिया था। तलवारबाजी, तलवारबाजी। तभी रानी कुछ सोचने लगती है। आप क्या सोचने लगी महारानी? तुम्हें जल्द ही समझ में आ जाएगा। दूसरे दिन राज्य में घोषणा करवा दी कि महल में तलवारबाजी है और महारानी उसमें स्वयं भाग लेने वाली है। जो भी कोई उसका सामना करना चाहता है वह आ सकता है। मैदान पूरे राज्य से भर गया। सबसे पहले छोटे राजकुमार महारानी से तलवारबाजी करने आए, पर महारानी राजकुमार पर भारी पड़ गई और राजकुमार महारानी के सामने टिक ना सके। यह हाल रहा तो तुम शत्रुओं का सामना कैसे करोगे? माँ, मैं आपका सामना नहीं कर सकता। मुझे तो यह सब देखकर ही डर लगता है। ठीक है मेरे नाजुक बेटे, क्या कोई और है जो महारानी के साथ मुकाबला करना चाहता है? तभी एक युवक हाथ ऊपर करता हुआ आगे आता है। मैं करूँगा महारानी के साथ मुकाबला। अरे, यह तो वही रात वाला युवक है। फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ तलवारबाजी करते हैं और महारानी तलवारबाजी करते हुए बोलती है, क्या तुम इस राज्य की सेनापति बनोगे? नहीं, इस राज्य का मैं राजा बनना चाहता हूँ। जवान संभाल के बोलो, इसका अधिकार सिर्फ यहाँ के राजकुमार को है। आप खुद सोचिए, आपका सामना आपका खून ही कर सकता है। क्या बोलना चाहते हो? मैं आपका ही बेटा हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि कल रात आप ही थीं। मुझे सिर्फ मेरी माँ ही हरा सकती है। चुप रहो युवक, मेरे दो बेटे हैं। वे दोनों बड़ी महारानी के हैं, पर आपका तो एक पुत्र है। मेरा पुत्र तो मरा हुआ पैदा हुआ था, तो मैं कौन हूँ? जाकर अपनी दासी से पूछिए। दासी ने उस युवक को वहां छोड़ दिया और महल वापस लौट गई और अपनी दासी को बुलाती है। दासी, अभी तुरंत दाई को बुलाकर ले आओ। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी दाई रानी के पास आती है। महारानी बिना कुछ कहे अपनी तलवार निकालकर उस दाई के गर्दन पर रख देती है। अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगी। कौन सी सच्चाई महारानी? सच बताओ, क्या मेरा बच्चा मरा हुआ जन्मा था? दाई ने रोते हुए जवाब दिया, आपने तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। मैंने तो बस बड़ी रानी की आज्ञा मानी। वह चाहती थी कि महाराज के बाद राजा उन्हीं का बेटा बने, इसीलिए उस दिन झूठ कहना पड़ा। मैंने एक मरे हुए बच्चे को आपका बेटा बना दिया। तुम मेरे बेटा कहाँ है? तो मेरा बेटा अभी कहाँ है? वह तो मैंने एक कुम्हार को दे दिया था। दासी, इस दाई के साथ जाओ और कहीं से भी मेरा बेटा ढूंढ कर लाओ। फिर दासी और दाई वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद दासी रानी के पास आती है और उसके कानों में आकर कुछ कहती है। फिर थोड़ी देर बाद एक युवक अंदर आकर रानी के पैर छूता है। मेरा बेटा। फिर महारानी दोनों राजकुमारों को और अपने बेटों को आमने सामने बैठाती है और रानी दोनों राजकुमारों से सारी बात बता देती है। अब तुम सारी सच्चाई जान गए हो, तो लड़ने के बजाय अब तुम लोग सलाह करके बताओ कि राजा कौन बनेगा। माँ, मैं राजा नहीं बनना चाहता। आप इसे बना दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। सच में तुम दोनों को कोई आपत्ति नहीं है? मुझे सिर्फ राजसी सुविधा चाहिए और कुछ नहीं। और माँ, मेरे लिए सिर्फ आप एक आश्रम बनवा दो और कुछ नहीं। ठीक है, पर यह राज तुम दोनों का था और हमेशा रहेगा। दूसरे ही दिन उस युवक का राज अभिषेक होता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस राज्य को एक होनहार राजा मिल गया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें
और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।